सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आईसीटी हम पढ़ रहे थे। पहले हम जो पिछले सप्ताह में हमने किया था उसका रिवीजन करेंगे। आप सुनाएंगे आपने क्या याद किया है। उसके बाद हम आज का अपना अगला टॉपिक नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। नमस्ते सौरभ। ओम सुभाष। तो सबसे पहले हमने क्या किया था। सॉफ्टवेयर। कितने टाइप के होते हैं सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं सर। बताइए कौन से। सर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें से लो लेवल लैंग्वेज पे कौन सा सॉफ्टवेयर काम करते हैं। लो लेवल पर सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ये करते हैं लो लेवल लैंग्वेज पर। हाई लेवल पर कौन से करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सभी बोल सकते हैं साथ में जिसको याद है। अब बताएंगे आप कि जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज है तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज है कि जो आप इनपुट देते हैं तो वो लो लैंग हाई लेवल को लो लेवल में चेंज कर देती है। कंपाइलर इंटरप्रेटर। हम्म। कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर उसको अच्छा। बोलते हैं। और एक क्लासिफिकेशन और बताई थी मैंने सॉफ्टवेयर की। वो कौन सी थी। और क्या एक टाइप्स होते हैं। एक्सेसिबिलिटी के आधार पर होते हैं सर। हाँ बताइए कौन से हैं। अ, उसमें होता है सर एक शेयरवेयर शेयरवेयर। और शेयरवेयर और फ्रीवेयर फ्रीवेयर। और ओपन ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स। एक और रह गया इसमें। प्रोपेरिटी। प्रोप्राइटरी। इनका मतलब क्या है और एक एक इनका एग्जाम्पल। शेयरवेयर का क्या मतलब। शेयरवेयर का मतलब होता है सर कि अ, पहले फ्री मिलता है फिर बाद में उसको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। हाँ इसमें मतलब ट्रायल ट्रायल पीरियड वे होता हाँ, ट्रायल पीरियड होता है उसके बाद फिर पेमेंट का ऑप्शन होता है। है। ठीक है कोई एक एग्जाम्पल इसमें। जैसे कि सर नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, हाँ हॉटस्टार, और आजकल जो ये चैट जीपीटी की जो वो आ रही हैं, नए नए जो सॉफ्ट वो आ रहे हैं, ठीक है। चैटबॉट। फ्रीवेयर का क्या मतलब है। फ्रीवेयर सर ये फ्री होती हैं, ये फ्री ही चलती हैं। लाइफ टाइम के लिए आपको हाँ, फ्री लाइफ मिलती टाइम है। फ्री होती है। इसका कोई एक एग्जाम्पल। इसका एग्जांपल सर व्हाट्सएप। व्हाट्सअप और जो आपसे एग्जाम में पूछेगा वो पूछेगा गूगल क्रोम। हाँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्री होते फ्री हैं कि फॉर पेड होते हैं। ये भी सर फ्री होते हैं सर, ये भी फ्री फ्री फॉर होते हैं। लाइफ टाइम। हाँ और क्या बोल रहे इजीली, हैं। हम्म। हाँ ये भी फ्री होते हैं सर। और मॉडिफिकेशन और इसमें हाँ हाँ, एंड यूजर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। इसका कोई एग्जांपल। विकिपीडिया। विकिपीडिया हो गया।
एंड्रॉयड। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? प्रोप्राइटरी होते हैं सर जो जो मतलब किसी के द्वारा ओन्ड होते हैं, उसमें मतलब हम अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते, और वो टोटली पेड होते हैं। पर्सनल बोल सकते हैं या फिर प्राइवेट, और जो टोटली पेड होते हैं। ठीक है, जो भी बिजनेसेस होते हैं तो वो कंपनी अपने सॉफ्टवेयर बना लेती है। तो सारे इसमें एग्जांपल आ जाए। ठीक है? फिर इसके बाद अगला टॉपिक किया था हमने, मैलवेयर। तो इसमें टाइप्स क्या क्या किए थे हमने? ओम पूनम, लाइनेक्स आपने किसका एग्जांपल बताया है तुम? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का आचार्य जी, ओपन जो सोर्स फ्री में फॉर यहाँ पर लिख। लाइफ टाइम होता है। हाँ जी। ठीक है, मालवेयर बताइए, कितने टाइप्स होते हैं, क्या होता है मालवेयर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्ट, इनको दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है जी। कनेक्ट करने वाला नहीं होता है, वो फर्मवेयर बताया था मैंने, ये अलग चीज है। ये प्रोटेक्शन के लिए सर काम आता है, एज ए एंटीवायरस। मालवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को अटैक करने के पर्पज से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसमें आ गया था? इसमें वायरस आ गए थे, और स्पाईवेयर आ गए थे, वर्म आ गए थे, ट्रोजन हॉर्स, और भी कुछ था इसमें। की लोगर्स भी था आचार्य जी। कीलोगर्स। तो इसमें से प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कौन सा हैक कर लेते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर। ठीक है, ये आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने की क्षमता रखते हैं, ये पूरे सिस्टम को हैक कर लेंगे, और जो फिजिकल डिवाइसेज हैं उनको भी हैक कर लेते हैं। फिर इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या आता है? कैसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम मालवेयर से? सर इसके लिए सर फायरवॉल्स और एंटीवायरस आते हैं। फायरवॉल, एंटीवायरस, और एंटी स्पाईवेयर, ये तीन चीजें हमने की। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग होता है सर कि किसी के किसी के कंप्यूटर या सिस्टम में उस बिना उसकी इजाजत के उसको मतलब वो कर देना, उसके अंदर घुस जाना मतलब। कैसे घुस सकते हैं उसके अंदर? अ, इन्हीं मालवेयर्स की सहायता। हाँ, इन मालवेयर्स की सहायता से। एक था एथिकल हैकिंग, ये क्या होती है? एथिकल हैकिंग होती है कि सर किसी वेलफेयर के लिए किसी के सिस्टम में जाना, या फिर हाँ, इसमें था बताया था कि सर जो वो होते हैं वो चेक करवाते हैं कि हमारा सिस्टम में कोई हैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, जो बड़ी बड़ी हम्म, कंपनीज होती है। हाँ जी। पायरेसी क्या होती है? पायरेसी, बिना विदाउट परमिशन के डाटा परमिशन कॉपी किसी की करना। कॉपी बना ले। हाँ, किसी के कंटेंट को चुरा लेना हाँ और हाँ। अपने नाम से बेचना उसको, के कम दामों में, वो पायरेसी होती है। और कुछ रह गया है जो पिछले सप्ताह हमने पढ़ाई की है उसके अलावा, इसके अलावा? यही दो टॉपिक हुए हैं सर। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क। एक और रह गया है अभी, हमने किया था फाइल फॉर्मेट्स, मल्टीमीडिया। हम्म। हाँ, तो फाइल फॉर्मेट्स की अगर बात करूं मैं, तो क्या होते हैं फाइल फॉर्मेट?
सर फाइल फॉर्मेट एक तरह से कैटेगरीज होती हैं कि किस में जाएगी वो फाइल, किस में सेव होगी। ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ये याद नहीं है सर। बाकी बताइए जी। एक्सटेंड, किसी भी फाइल के जो लास्ट में आता है वही उसका फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसके कौन से फॉर्मेट होते हैं? बताइए जल्दी। लिख रखे हैं तो देख के बोलिए, रिवीजन करिए आप। सर टेक्स्ट फाइल के हम्म। टेक्स्ट के सर वो क्या बोलते हैं उसे, टी एक्स टी, टी एक्स टी, टी एक्स टी, PDF डॉट पीडीएफ, पीडीएफ। हाँ जी। पीडीएफ, हम्म। ये और जो DOCX। डॉट के बाद जो आता है इसको फाइल डॉक्स सर, एक्सटेंशन बोलते डॉक्स डॉक्स। हैं। डीओसी एक्स। हाँ, इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज सर जेपीजी, जेपीजी होता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पीडीएफ की फुल फॉर्म और बताइए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। पोर्टेबल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जितना मैं भी आज करवा रहा हूँ आपको, अगर इतना भी आपने कर लिया तो सफिशियंट रहेगा। इमेज के बताइए। इमेज की सर जेपीजी, जेपी जेपीजी, जी। पीएनजी होता है सर। और एक जेपीजे भी होता है, पीएनजी भी होता है, और GIF। जेआईए। जीआईएफ, हाँ। फुल फॉर्म जिस जिसकी पता है वो बताते जाइए इसकी। GIF की है आचार्य जी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज। इस एग्जाम में आपने देखा होगा दो क्वेश्चन केवल आईसीटी से फुल फॉर्म के पूछे गए हैं। तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पूछे थे इस बार जून 2025 में? एक मैं करवा चुका हूँ, एक आज करवाऊंगा। सर शायद HTML की पूछी थी मेरे ख्याल से। एक पूछा था आपसे सीडी रोम। हाँ, क्या होती है सीडी रोम की फुल फॉर्म? कम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। एक आज बताएंगे आपको वेब पेज के। इसमें से और पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएनजी की फुल फॉर्म याद नहीं है सर। देख के बताइए जल्दी। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल। पोर्टेबल नेटवर्क नेटवर्क ग्राफिक। ग्राफिक। ठीक है। जेपीईजे। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक। याद रखनी एक्स। है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जी आचार्य जी। फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये होगी जेपीईजे की। अब आते हैं हम वेब पेज के फाइल फॉर्मेट्स पर। कौन से होते हैं?
वेब पेज के एच टी कौन एम से? एल और XML आप कह रही थी। एक हो गया XML और दूसरा HTML। HTML। क्या होती है इनकी फुल फॉर्म? सर XML की होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और HTML की होती है सर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब अगला आता है हमारा ऑडियो फाइल फॉर्मेट। कौन से होते हैं ऑडियो फाइल फॉर्मेट? सर MP3। MP3, और OGG। OGG, WAV। WAV। तो AV की फुल फॉर्म क्या होती है? वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। वेव। ठीक है, सीधा वेव से ही लिया गया है, वेव। जी। MP3 की क्या होती है? MP3 की MPEG लेयर 3। MPEG लेयर। MPEG लेयर 3। ठीक है। अब अगला आता है आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट। इसमें कौन से आते हैं? वीडियो में सर MP4 होता है। AVI। MP4, AVI होता है। AVI, MPEG होता है। MPEG। और WMV। WMV। तो इसमें से WMV की क्या फुल फॉर्म होती है? विंडो विंडोज मीडिया मीडिया वीडियो। वीडियो। विंडोज मीडिया वीडियो। विंडोज मीडिया वीडियो। AVI की? ऑडियो वीडियो इंटरलिंक। इंटरलेव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो ये हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। और कोई फाइल फॉर्मेट तो नहीं बचा है, इतने ही थे। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसको अच्छे से सारे इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क। तो क्या होता है नेटवर्क? नेटवर्क सर जाल होता है। तो जाल में क्या चीजें होती हैं? दो से ज्यादा। तो जब दो या दो से अधिक चीजें या फिर जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। और वो कनेक्ट किस वजह से होते हैं, क्या कारण है उनके कनेक्ट होने का, या फिर क्या कारण है कनेक्ट करने का हमारा, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकें, शेयर कर सकें। तो यही आपका नेटवर्क है। अभी इस नेटवर्क का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन वो बना था PYQ। तो फादर ऑफ नेटवर्किंग पूछ लेते हैं कई बार, तो रे नोरडा इसको बोलते हैं। ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा जो मैं मार्क करूंगा बस वही चीजें आपको याद रखनी है, काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, सारी की सारी याद नहीं करनी है। तो 1940 में जॉर्ज स्टिबिट्ज ने टेलीटाइप मशीन बनाई थी नेटवर्किंग के लिए। फिर 1962 में JCR लिकलाइडर ने आरपा बनाई। आरपा की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है। और 1969 में US डिफेंस आर्मी ने आरपा नेट बनाया। और ये आपका जून 2025 का PYQ है। आरपा नेट की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी, क्या होती है? तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब इसने फुल फॉर्म पूछ ली थी, ये पूछ लेगा अगली बार कि आरपा नेट के इन्वेंटर कौन है, तो US डिफेंस आर्मी है। या फिर पूछ लेगा फर्स्ट नेटवर्क कौन सा है, तो वो आरपा नेट ही है।
फिर 1980 में ये इन्वेंटर आ गए हैं और वाइड एरिया नेटवर्क की क्या हुई, इन्वेंशन हो गई थी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, फादर ऑफ लैन कौन है? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जो नेटवर्क लोकली हो बस। तो बॉब मेटकाफ, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। हाँ, तो जितना मैंने मार्क किया है ये आपको याद होना चाहिए। सिंपल, अगर आरपा की आपसे फुल फॉर्म पूछे तो नेटवर्क वहां से हट जाएगा, जो बाद में नेट जुड़ा है वो नेटवर्क के लिए जुड़ा है। ठीक है, बाकी आपकी डेफिनेशन ये फुल फॉर्म इसकी सेम रहेगी। एक आपसे पूछ लेते हैं, फादर ऑफ वेब ब्राउजर कौन? तो मार्क एंड्रेसन। या फिर आपसे पूछ लेंगे फर्स्ट सक्सेसफुल ब्राउजर कौन सा है, या फिर आपसे पूछेंगे फर्स्ट सक्सेसफुल ब्राउजर किसने बनाया। तो किसने बनाया? मार्क एंड्रेसन ने बनाया। कौन सा बनाया? तो नेटस्केप नेविगेटर बनाया। ठीक है, बाकी ये सारे कॉमन से हैं, ये आप ध्यान रख भी सकते हो। और अगर इनके सीक्वेंस याद कर सकते हो तो सीक्वेंस आपको इनकी याद करनी है। हो सकता है आपसे इनमें से तीन चार के नाम दे दे और पूछ ले कि असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए, पहले कौन सा आया था और बाद में कौन सा आया था। तो सबसे पहले ओपेरा वेब ब्राउजर आया था। ओपेरा मिनी चलता था पहले, अगर किसी ने बहुत पुराना एंड्रॉयड फोन यूज किया हो, या फिर कीपैड वाले में भी ओपेरा मिनी चलता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर उसके बाद आ गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया, जो कि विंडोज सेवन, सेवन में तो नहीं, एक्सपी में बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर था। ठीक है, और सेवन में भी चलता था ये, लेकिन सेवन में गूगल क्रोम का भी ऑप्शन साथ में आ गया था। ठीक है, फिर मोजिला कॉरपोरेशन ने बनाया मोजिला फायरफॉक्स, और मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एप्पल कॉरपोरेशन ने बनाया एप्पल सफारी, और 2003 में बनाया था ये। और लास्ट में फिर अगर ईयर याद ना रही तो बस इनकी सीक्वेंस की, पहले ओपेरा, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर मोजिला, फिर एप्पल सफारी, फिर गूगल क्रोम, और लास्ट में 2008 में गूगल कॉरपोरेशन ने गूगल क्रोम को बनाया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कई बार पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहला इंडियन ब्राउजर कौन सा था, तो उसका नाम था एपिक। हाँ जी सौरभ। सर मुझे पूछना है कि एप्पल कॉरपोरेशन ने 2003 में एप्पल सफारी बनाया, तो उससे पहले सर उनके फोन में फिर क्या चलता था? उसके लिए कुछ अलग से था? क्योंकि सफारी तो सुन ही रहे हैं काफी टाइम से ही, अभी भी हम्म, यूज हो। जो एंड्रॉयड फोन आए हैं वो कब से स्टार्ट हुए हैं इसके, एप्पल के? एप्पल के एंड्रॉयड फोन? हाँ जी। पता नहीं सर। कौन यूज कर रहा है एप्पल? तो सर एंड्रॉयड वाले ही हैं सर फिलहाल तो। एंड्रॉयड वाले हैं, तो उनका पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज होता था। सफारी जब तक नहीं बना था तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अच्छा, वो भी। तो इसको ही यूज करते थे। बाद में उन्होंने 2003 में अपना ब्राउजर बना लिया। अच्छा, अब ठीक आते है। हैं हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, कितना एरिया वो कवर करता है नेटवर्क, उसके बिहाफ पे अलग अलग इसके टाइप्स हैं। तो उनको हम देखते हैं अभी, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क, लैन आ गया सबसे पहले। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन आ गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे अब हम। और वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन आप में से शायद कोई यूज भी करता हो अपने फोन में। ठीक है, वीपीएन इसके जैसे नाम में, क्योंकि आगे डिटेल नहीं है इसकी तो थोड़ा सा यही बता देता हूँ इसको। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल मतलब रियल में नहीं, प्राइवेट मतलब आपका खुद का, नेटवर्क मतलब नेटवर्क। कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो हैकर्स से आपको प्रिवेंट करती है। कि जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि जो भी, जिसको भी सॉफ्टवेयर आईटी की थोड़ी सी जानकारी है, जिस भी विलन को,
तो वो क्या करता है, अगर कॉल करते हैं तो कॉल ट्रेस नहीं हो पाती उसकी। एक बार अगर देखते हैं तो उसकी किसी दूसरी कंट्री में लोकेशन दिखाता है, जो भी पुलिस वाले हैक करते हैं। फिर जब दोबारा उसको रिफ्रेश करते हैं उसकी लोकेशन को, तो 5-10 सेकंड में ही उसे किसी दूसरे देश में दिखाता है वो। ठीक है। तो मतलब वो उसने स्ट्रॉन्ग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर किया हुआ है, जिसकी वजह से जो उसका आईपी एड्रेस है वो ट्रेस नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस क्या होता है, ये हम चर्चा आगे करेंगे। ये हर एक, जब भी हमारा सिस्टम किसी इंटरनेट से कनेक्ट करता है, तो हर एक डिवाइस का एक पर्सनल, पहली बार जब कनेक्ट करते हैं हम, तो पर्सनल एक आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है हर एक सिस्टम का, जिसके भी आप पे उसको ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है। तो ये उस वर्चुअल एक दुनिया बना देता है कि अपनी ही दुनिया में, जहां वो चाहे उस नेटवर्क नेटवर्क को फ्लक्चुएट करवा सकता है। ठीक है। तो वीपीएन ये चीज होती है। अब आता है हमारा अगला, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मतलब आपका खुद का, आपके खुद का, जैसे जो घर के अंदर आप वाईफाई लगवा लेते हो, तो उसमें बस आप ही उसका एक्सेस ले सकते हो, बशर्ते आपके पड़ोसियों को उसका पासवर्ड ना पता हो। ठीक है। नहीं तो उसकी रेंज भी कम कर देते हैं। यानी कि बस एक आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गए, बस यही आपके ही सारी पर्सनल चीजें उसके साथ जुड़ सकती हैं उस नेटवर्क में। लेकिन काफी सारी चीजें हो गई हैं, दो से ज्यादा चीजें हैं, तो इसलिए इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल दिया गया है। दिस नेटवर्क इज रिस्ट्रेंड टू ए सिंगल पर्सन, एक सिंगल व्यक्ति के लिए ये बनाया गया है। दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइसेस इज सेंटर्ड ओनली एन इंडिविजुअल्स वर्क प्लेस। ठीक है, बस एक ही इंसान के लिए, तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला गया। कि जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ अगर एक डिवाइस से अटैच हो गया तो किसी दूसरी डिवाइस से अटैच वो नहीं हो सकता। अगर ब्लूटूथ के माध्यम से आपने किसी स्पीकर के साथ या फिर किसी हेडफोन के साथ आपने लिंक कर लिया अपने मोबाइल को, तो वो हेडफोन या फिर स्पीकर किसी और दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, जब तक क्या हो, आपके से वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब किसी एक लोकेलिटी में, कि जैसे कि आजकल क्या होता है कि जैसे अगर आप कहीं दूर गए हो एग्जाम देने, तो अगर किसी होटल में रूम लिया हो, तो उस होटल का अपना एक क्या होता है, वाईफाई कनेक्शन। और उस, आजकल तो क्या हो गया, हर एक फ्लोर का अलग अलग हो गया है। ठीक है। उसको भी ले सकते हो, नहीं तो पूरे होटल का आप एक ही मान लो, तो वो एक ही जगह पर अलग अलग लोग उसको यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क को, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। यानी कि एक ही लोकेलिटी में, या फिर कोई एक संस्था लगा लो, कोई एक कॉलेज लगा लो, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, कोई एक कंपनी लगा लो, उसके अंदर जो भी नेटवर्क के साथ जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, वो सारे लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाते हैं। ए लैन एनकम्पासेस टू और मोर कंप्यूटर्स। ठीक है। अब इसमें कंप्यूटर्स क्या हो गए हैं, मल्टीपल हो गए, दो से ज्यादा हो गए, कनेक्टेड इनसाइड एन ऑफिस और ए हाउस, या तो किसी ऑफिस में हो या किसी घर में हो। बशर्ते क्या है, बस इसमें कंडीशन क्या है कि दो या दो से ज्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिस्टम जो है, वो उस नेटवर्क में शामिल होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। टू इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क आर इथरनेट एंड वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म पता है किसी को क्या होती है? यूज तो बहुत किया होगा आप। हाँ जी सौरभ। सर पूरा नहीं पता, लेकिन शायद वायरलेस कुछ, हाँ, वायरलेस फायर वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी। अच्छा। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ये। ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज में आ जाती हैं, इथरनेट और वाईफाई। इथरनेट क्या होता है? वाईफाई में तो आपने वायरलेस कनेक्शन लिया है, वायरलेस आप जुड़ गए हैं किसी नेटवर्क के साथ। और इथरनेट वो केबल होती हैं जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में लग जाती हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी नेटवर्क में के साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
तो ये केबल्ड है और ये वायरलेस है। इट इज कॉल्ड डब्ल्यू लैन व्हेन इट यूजेस वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि जब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं, और अगर लोकल नेटवर्क की है, ठीक है, वाईफाई का आप यूज कर रहे हैं, तो उसको डब्ल्यू लैन भी बोल देते हैं। तो ये होगा आपका लैन। अब अगला आता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, कि जो भी बड़े शहर होते हैं, लोकल में तो एक छोटी जगह आ गई, एक गांव भी मान सकते हो, एक बड़ी कंपनी भी मान सकते हो, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएगी। लेकिन अगर दो तीन गांव मान लो, या फिर एक बड़ा शहर मान लो, उसके अंदर एक ही नेटवर्क के से काफी सारे कंप्यूटर डिवाइसेस अटैच हैं, या फिर अलग अलग बिल्डिंग्स अटैच हैं पूरी की पूरी, ठीक है, कि जैसे मान लो ये कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2, ये कंप्यूटर 3, और ये कंप्यूटर 4, अगर ये किसी नेटवर्क के साथ अटैच हैं, तो ये तो हो जाएगा कौन सा, लैन। और एक लैन यहाँ पर था, यहाँ पर भी इसके साथ चार कंप्यूटर डिवाइसेस अटैच हैं। एक लैन यहाँ पर है, तो इसके साथ भी चार कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट हैं। और इन तीनों को जो आपस में कनेक्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो क्या, दिस इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स ओवर ए geographical distance through a shared communication path over a city, टाउन, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, किसी एक शहर का मान लो, किसी एक कस्बे का मान लो, अलग अलग बिल्डिंग्स में जो एक ही नेटवर्क के साथ अटैच हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे। सच एज एटीएम यूजेस मैन नेटवर्क। ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन पहले, कई साल पहले, कि एटीएम जो है वो कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैन का यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क यूज करते हैं। अब एटीएम की फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ जी सौरभ, सुभाष। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत बढ़िया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन पूछी जा सकती है, ध्यान रखनी है। तो ये था आपका मैन। और थोड़ा सा और बड़ा ले लो नेटवर्क, तो वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। अब क्या हो गया है, हमने बिल्डिंग्स को, जब बहुत सारी बिल्डिंग्स को एक नेटवर्क के साथ जोड़ दिया, तो उसको हमने मैन बोला। और वो बिल्डिंग्स किसके अंदर होंगी, किसी शहर के अंदर होंगी, तो बहुत सारे शहरों को या फिर बहुत सारे देशों को हम एक ही नेटवर्क के साथ अटैच कर दें, तो वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। A computer network that connects computer over a large geographical distance through a shared communication path, तो ये वैन हो जाएगा। ठीक है, आपसे इसमें पूछ लेंगे कि साइज के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, पेन, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा लैन, फिर उससे बड़ा मैन, और फिर उससे बड़ा वैन। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। और जो पीछे बताए थे, एक का था कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क किस में आ जाएगा, तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आ जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि कैंपस भी क्या होगा, एक लोकली एक ही जगह पर, उसी एक यूनिवर्सिटी का या फिर किसी विश्वविद्यालय का क्या होगा, कैंपस होगा, और उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे, जितने मोबाइल फोन होंगे, वो एक ही नेटवर्क के साथ अटैच होंगे और वो लैन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है? और अगर दोनों दिए हैं, कैन भी दे दिया, कैंपस एरिया नेटवर्क भी दे दिया अरेंज करने के लिए, और लैन भी दिया हुआ है, फिर कौन सा लगाएंगे आप पहले? अगर कैन की बात करें और लैन की बात करें, तो छोटा कौन सा होगा इसमें, बड़ा कौन सा होगा? कैन छोटा होगा। कैन छोटा होगा। ठीक है, तो कैन पहले आ जाएगा, फिर लैन आएगा, और उसके बाद ये सीक्वेंस बन जाएगी।
तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेसिबिलिटी। ये था ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब है एसेसिबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार के नेटवर्क हैं। तो तीन प्रकार के हैं इसमें। पहला है इंटरनेट। अब दो शब्द इसमें आते हैं, एक आता है इंटर और एक आता है इंट्रा। इन दो शब्दों से आप क्या समझते हैं? ये टीचिंग एप्टीट्यूड में बता के आया हूँ, रिसर्च में बता के आया हूँ। हाँ जी सौरभ। सर इंट्रा होता है अपना स्वयं का, हम्म। मतलब स्वयं, हाँ। और इंटर होता है एक मतलब एक जो वो होता है एक समाज या फिर एक कम्युनिटी हो सकती है वो। इंटर का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं, हाँ, किसने किया है नरेश? केशव, सर थोड़ा सा इंट्रा तो हो, हाँ सर इंट्रा हो गया कि आपस में मतलब अपने अंदर ही हम्म। बात करा जाए। और सर इंटर होता है दो के बीच में जब होता है। हाँ ठीक है। इंटर का मतलब किसी, कोई दूसरा इन्वॉल्व है उसमें, कोई दूसरा एक सेपरेट एंटिटी इन्वॉल्व है, तो उन दोनों के बीच में जो नेटवर्क बनता है, जो कनेक्शन बनता है, उसको हम इंटरनेट बोलेंगे। और इंट्रानेट यानी कि एक ही के अंदर जो चीजें चल रही हैं, कि जैसे कि अगर कोई उत्तराखंड से है, तो अगर मैं बोलूं इंट्रा स्टेट, तो इसका मतलब केवल उत्तराखंड स्टेट की बात कर रहा है वो। तो उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे तो वो इंट्रा स्टेट हो जाएंगे। और अगर इस उत्तराखंड में रहने वाले को किसी दूसरे स्टेट वाले से बातचीत करनी है, या फिर जॉब कोई कर रहा है तो उसको ट्रांसफर लेना है, तो उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। यानी कि अब एंटिटी क्या हो गई है? अलग हो गई है, स्टेट जो है चेंज हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही इंटरनेट और इंट्रानेट, ये दो चीजें हैं। इंटरनेट क्या हो जाएगा? इंटरनेट, द इंटरनेट इज ए पब्लिक नेटवर्क एसेसिबल टू एनीवन। इंटरनेट क्या मतलब? कोई भी इसमें एक्सेस ले सकता है। दूसरा है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या हो जाएगा? आपका स्वयं का, खुद का प्राइवेट नेटवर्क, बिल्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो आपका पर्सनल हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल हो, बस होगा वो प्राइवेट। ठीक है। उसमें कोई भी एक्सेस नहीं ले सकता। जो उसके एम्प्लॉय होंगे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वही उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे होटल की भी बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रानेट में हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप वहां पर रूम नहीं लेंगे, तब तक आपको वो पासवर्ड नहीं बताएंगे। ठीक है। तो एक्सेस ले नहीं सकते उसमें। और तीसरा आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट कौन सा होगा? कि होते ये भी प्राइवेट नेटवर्क ही हैं, दैट अलाउज एक्सटर्नल पार्टीज टू एक्सेस सर्टेन पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट। ठीक है। कि ये क्या करते हैं? होते हैं प्राइवेट, लेकिन पूरा का पूरा एक्सेस ये नहीं देते हैं। वो दे देंगे कि जैसे, अगर आपने 2-3 साल पहले रेलवे स्टेशन पे, जो पहले रेल वाईफाई के नाम से चलता था, अगर उसमें फोन को कनेक्ट किया हो, तो उसमें क्या होता था कि 1 घंटे के लिए बस वो आपको एक्सेस देंगे। ठीक है। कि आप 1 घंटे तक उसको यूज कर सकते हैं, और उस डिवाइस से दोबारा 1 घंटे के बाद आप इंटरनेट एक्सेस नहीं ले सकते। तो वो एक्स्ट्रा नेट में वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो ये तीन टाइप थे इसके एक्सेसिबिलिटी के आधार पर। हाँ जी सौरभ। सर जैसे आपने रेल का बताया, ऐसे ही सर हम्म। अभी क्या कहते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे मतलब होता है वो नेट मिलता है जो, वो तो सर हाँ, अवेलेबल ही होता है हमेशा के लिए, वो किस में आएगा? हमेशा के लिए अवेलेबल होता है तो इंटरनेट में आएगा वो। अच्छा। हाँ, जहाँ पर लिमिट डाल दी जाती है, कि जैसे हम्म। आप भी किसी अपने फ्रेंड को अगर हॉटस्पॉट देते हैं, और आपने डाटा लिमिट लगा रखी है कि 1 GB से ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो वो एक्स्ट्रा नेट में जाएगा। ठीक है। कि है आपका प्राइवेट, लेकिन आपने थोड़ा सा, उसको जरूरी काम था, तो कुछ उसको परमिट कर दिया है कि आप इतना यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट का मतलब क्या है? कि कोई भी एक्सेस ले सकता है, एक नेटवर्क है पूरा का पूरा ये, अलग अलग चीजों का। थिंग्स क्या है? वो थिंग्स जिनका वो नेटवर्क है। मतलब इट रेफर्स टू द कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव डिवाइसेस। कि जैसे कि मान लिया आपके घर में वाईफाई लगा है, तो उस वाईफाई से आपका एलसीडी टीवी भी अटैच होगा, आपका फोन भी अटैच होगा,
आपका अगर प्रिंटर वाईफाई का है तो वो भी अटैच होगा। तो यानी कि एक ही नेटवर्क के साथ जो अलग अलग चीजें अटैच हो जाती हैं, एक ऑडियो डिवाइस अटैच हो, एक वीडियो डिवाइस अटैच हो, एक मोबाइल डिवाइस अटैच हो, डीएसएलआर अटैच हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब फिजिकल डिवाइसेस अलग अलग अटैच हो जाएं एक ही नेटवर्क के साथ, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कोई ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं। द टेक्नोलॉजी दैट facilitates communication between devices and the cloud. What is cloud? थोड़ा बहुत पता है तो बताइए, नहीं तो आगे आने वाली क्लासेस में इसको बताएंगे। एज वेल एज बिटवीन द डिवाइसेस themselves। सिंपली इसमें आपको याद ये रखना है कि अलग अलग तरह की डिवाइसेस जब एक ही नेटवर्क के साथ अटैच हो जाती हैं तो उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। हाँ जी सौरभ। सर क्लाउड मतलब आता है फोन्स वगैरह में जब बैकअप वगैरह ले रहा होता है हम्म। फोन, वही देखा है सर, मतलब मीनिंग नहीं हाँ। पता पर्टिकुलर। स्टोरेज इन सर। हाँ स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। तो ये था आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आता है आपका इंटरनेट। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेट का बेसिक हमने देख लिया कि आप कुछ ना कुछ क्या देते हो, किसी कंप्यूटर के या अपने फोन के माध्यम से क्या देते हो, रिक्वेस्ट डालते हो किसके पास। अब जो भी आप सर्च करते हो अपने गूगल क्रोम पे, सफारी ब्राउजर में, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे निकलती है, कहाँ से निकल के आती है आपके पास। तो कहाँ से निकलती है, सर्वर से। किसी न किसी एक सर्वर पे वो सारी इंफॉर्मेशन डली हुई है, और आप उस सर्वर के पास क्या भेजते हो, अपने इनपुट के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजते हो। और रिक्वेस्ट भेजने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एच टी टी पी। क्या फुल फॉर्म होती है एच टी टी पी की। सर हाँ जी बताइए। जी, शायद सर हाइपर टेक्स्ट ऐसे कुछ ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऐसी सर हाँ कुछ। जी बिल्कुल ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, यही शब्द का मीनिंग मैंने समझाना था आपको, नहीं तो आगे लिखी हुई है इसकी फुल फॉर्म। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई एक रूल्स का सेट, कि जैसे जो भी संविधान की बुक है, भारत के संविधान की, तो उसमें क्या लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं। तो यानी कि जब वो उसको पूरी की पूरी बुक को हम एक साथ देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एक प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। न्याय व्यवस्था का एक पूरा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। उस प्रोटोकॉल के माध्यम से ही क्या होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो डिसाइड होती हैं कानूनी प्रक्रिया में। हाँ ठीक है। तो इंटरनेट, द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। Through the internet, people can share in information and communicate from anywhere within an internet connection। यानी कि जिसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन है तो उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करते कैसे हैं हम, जो भी हमारे पास ये लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है, तो हम उससे किसके पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर के पास। ये बड़े बड़े सर्वर हाउसेज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इनमें सारी इंफॉर्मेशन, चाहे विकिपीडिया की हो, चाहे गूगल क्रोम की हो, किसी ब्राउजर की हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनमें स्टोर कर दी जाती है पहले से ही। और जो भी आप अपना इनपुट देते हो वो एच टी टी पी के माध्यम से, उस प्रोटोकॉल के माध्यम से सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट को वो सर्वर क्या करता है, प्रोसेस करता है और आपको रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है वापस से, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो ये है इंटरनेट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, कई बार इनमें से क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है, ठीक है। सिंपल पॉइंट है कि बिगेस्ट नेटवर्क इन वर्ल्ड की अगर बात करें तो इंटरनेट से बड़ा कोई भी नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। इसको दो शब्दों में तोड़ लो,
इंटर प्लस में नेट। नेट का मतलब तो होगा नेटवर्क, सिंपल। अब इंटर शब्द से दो चीजें आ जाती हैं कई बार, या तो वो पूछेगा इंटरनेशनल या फिर पूछेगा इंटरकनेक्टेड। तो दोनों अगर लिखे हैं तो दोनों आंसर ठीक है, और अगर दोनों में से कोई एक लिखा है तो वो भी ठीक है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क या फिर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यूज ऑफ इंटरनेट, ग्लोबल है ये, पूरे विश्व में यूज होता है। इंटरनेट इवोल्व बाय IETF, मतलब इंटरनेट को विकसित किसने किया? IETF ने किया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। फिर एक पूछते हैं, W3C की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, या तो ऐसे लिखा मिलता है ये, या फिर ऐसे लिखा मिल जाता है WWW। ठीक है, और लास्ट में लिखा मिलेगा सी। तो यहाँ पर पूछ लेगा इस सी की फुल फॉर्म क्या है, तो कंसोर्टियम। ठीक है, या फिर पूछ लेगा WWW की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये मैक्सिमम चांसेस हैं अब की बार ये क्वेश्चन आने की। W3C इज इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड WWW। तो ये उस संस्था का नाम है W3C, जिसने WWW को बनाया है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ये बता ही दिया है। फादर कौन है इसके? तो टिम बर्नर्स ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। फादर ऑफ HTML कौन है? तो ये भी टिम बर्नर्स ली ही है। HTML की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट। हाँ जी, सर ML का थोड़ा, मैं शायद मल्टीमीडिया ऐसा कुछ है क्या? अभी सॉरी क्लास सर। के मार्कअप स्टार्टिंग में ही लैंग्वेज। बताया है आप। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। फिर लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट क्या है? तो यही है HTML। ये इंटरनेट की भाषा है, यानी कि इंटरनेट पे जो भी आप डाटा एंटर करते हो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो इंटरनेट सर्वर HTML की भाषा को समझता है, और किसी भाषा को वो नहीं समझता है। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? तो विंटन या फिर विंट सर्फ। अब कई बार पूछ लेते हैं कि ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया है, कई बार रिपीट भी हो चुका है कि WWW की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। अब आजकल एक W और लगा दिया है बाद में, और पूछते हैं लास्ट वाले W का क्या मतलब है। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, तो इसका मतलब होता है वॉर्म, कीड़ा। ठीक है, तो इसके कुछ कॉमन से पॉइंट्स थे, ये आपको ध्यान रखना। अब आगे आता है वेब सर्वर, कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि सारी इंफॉर्मेशन सर्वर पर ही होती है। इंटरनेट पर जब हम कोई चीज ढूंढते हैं, तो वो HTTP के माध्यम से सर्वर के पास ही रिक्वेस्ट जाती है और वही रिस्पॉन्स देता है। तो ये वेब सर्वर है क्या? A web server is a computer system capable of delivering web contents to end users over the internet via a web browser। अब इसका मतलब क्या है, कि जो भी आप चीज सर्च करते हो तो किसी न किसी ब्राउजर पर ही करते हो, और इंटरनेट के माध्यम से ही करते हो। तो वेब ब्राउजर ओवर द इंटरनेट। एंड यूजर हो आप, तो एंड यूजर। और जो भी आपके सामने कंटेंट निकल के आता है जो आप सर्च करते हो, तो उसको बोलते हैं वेब कंटेंट। वेब कंटेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आया है, वेब ब्राउजर के माध्यम से ये कंटेंट आपको मिला है। ठीक है, तो वो एक तरह से चीज, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा सा सिंपल करके बताऊं कि वो एक बॉक्स, किसी ब्राउजर के माध्यम से आप इसको रिक्वेस्ट दो, और ये आपको वेब कंटेंट वापस से दे दे किसी इंटरनेट के कनेक्शन के मदद से, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, ये सर्वर। ठीक है, अब आता है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट कौन होंगे? तो आप होंगे एक तरह से। ए वेब क्लाइंट इज ए क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। ठीक है, कि मतलब आपके साइड की क्या होगी, वो एप्लीकेशन होगी, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे सफारी ब्राउजर हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, या फिर कोई और ब्राउजर हो। तो वो एप्लीकेशन तो कनेक्ट करती है वेब सर्वर के साथ ओवर HTTP।
HTTP की किसने फुल फॉर्म याद कर ली है, बताओ क्या होती है, जी सुभाष सर, के अलावा। पता है जी। हाँ जी केशव। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार। इट इज टिपिकली ए वेब ब्राउजर और वेब एप्लीकेशन दैट डिस्प्लेज वेब पेजेस रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर एंड अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द वेब सर्वर। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई। एक आ गई है वेब एप्लीकेशन। वेब ब्राउजर को ही हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, पहली चीज। ठीक है। चाहे आप गूगल क्रोम को वेब ब्राउजर बोल लो, चाहे बोल लो कि ये वेब एप्लीकेशन है। वेब पेजेस क्या होता है, जो उसके अंदर पेज खुलते हैं, जैसे ही आप गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करते हो और पहले जो इंटरफेस उसका खुल जाता है, तो वो उसका एक वेब पेज है। उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस खुल सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी, अगर मैं बात करूं वेबसाइट में, तो वेबसाइट क्या हो जाएगी, कोई ना कोई वेबसाइट आपने विजिट की होगी। ये क्रांति कुंज गुरुकुल वाली भी की होगी। तो उसमें क्या है कि एक वेब पेज लगा हुआ है पेपर फर्स्ट का, एक वेब पेज और लगा हुआ है जो पेपर सेकंड का है, एक है जो PYQ का है, एक है जिसमें जो भी आपके मॉक टेस्ट वगैरह हैं। यानी कि अलग अलग वेब पेज इसमें लगे हुए हैं। ठीक है। एक ही वेब पेज, एक वेब पेज पे जो आप एक बार ओपन होने के बाद जितनी इंफॉर्मेशन आपको एक बार में दिख जाती है, वो एक वेब पेज है उसका, ऊपर से नीचे तक। ठीक है। अगर आपको किसी दूसरी चीज पर क्लिक करना पड़ता है और तब कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ओपन होती है, तो यानी कि आप दूसरा वेब पेज उसका ओपन कर रहे हो। ठीक है। तो एक वेबसाइट क्या हो जाएगी, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। बहुत बढ़िया। ठीक है। कि मतलब जहां बहुत सारे वेब पेजेस को एक जगह पर अरेंज कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है, तो उसको हम वेबसाइट बोल देते हैं। ठीक है। तो ये होगा वेब क्लाइंट। तो www ये पढ़ा ही दिया, यूजर्स कैन एक्सेस ऑल द पब्लिक वेबसाइट्स और पेजेस ऑन देयर लोकल कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। किसके माध्यम से, www के माध्यम से। जो भी आप सर्च करते हो, ठीक है, चाहे मान लिया आप वेब ब्राउजर पे क्रांति कुंजी सर्च करो सिंपल लिख के, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो वहां पर ओपन होने के बाद बस अकेला आपको क्रांति कुंज लिखा नहीं मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा आगे, www.krantikunj.com, पीछे भी अपने आप ऐड हो जाएगा। यानी कि किसी भी वेबसाइट पे या किसी वेब पेज के ऊपर आप कुछ भी इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो, तो वो www के माध्यम से ही उसमें आप एक्सेस ले सकते हो। अगर ये हटा दोगे, तो वो वेबसाइट या फिर वो वेब पेज ओपन नहीं हो सकता इसके बिना। ठीक है। तो एक्सेस यही करवाता है किसी भी पब्लिक वेबसाइट में। These pages and documents are interconnected by means of hyperlinks that users click on for more information। अब ये हाइपरलिंक क्या होते हैं, इंस्टाग्राम कौन चलाता है, हैंड रेज करो। कोई नहीं चलाता, केशव चलाता है। हाँ जी। तो आपने कुछ ऐसी ऐड देखी है उसमें कि जो इंस्टाग्राम की तरफ से ही होती हैं, आपने सर्च नहीं किया है उसको, लेकिन बीच बीच में वो आ जाती हैं, और उसको आप क्या कर सकते हो, रीड नहीं कर सकते उसको। जैसे ही आप उसके ऊपर टच करने का प्रयास करते हो, तो तुरंत वो ब्राउजर के ऊपर वेब पेज खुलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ऑब्जर्व किया है आपने कभी। जी सर। हम्म। या फिर कुछ वेबसाइट्स भी ऐसी होती हैं कि वेबसाइट में कुछ एरिया ऐसा होता है कि बीच बीच में एक पॉपअप आ जाता है, और उसको आप, जैसे कि ये पूरा एक वेब पेज खुला हुआ है आपका, जैसे ही आपने ये ओपन किया, तो यहाँ एक बीच में पॉपअप आ गया, और यहाँ पर एक क्रॉस का मार्क होता है। तो अगर इस क्रॉस को मार्क कर यहाँ पर क्लिक कर दोगे अपना कर्सर ले जाके, तो ये हट जाएगा। और अगर आपने इसके अलावा कहीं और क्लिक किया,
तो आप कुछ भी फंक्शनल नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा वो। अगर आपने इसके ऊपर कहीं पर क्लिक कर दिया, तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है, अगर ये हाइपरलिंक किसी और वेब पेज का है, किसी और एप्लीकेशन का है, तो उस एप्लीकेशन में एक नया वेब पेज खुलने लगता है। तो दिस इस टाइप के क्या होते हैं, ये हाइपरलिंक। और इसको हटाने के बाद भी, कि जैसे मान लिया ये हट गया, अभी ये एक वेब पेज खुला हुआ है आपका, ठीक है? और साइड में या फिर नीचे कुछ ऐसा मिलता है कि कनेक्ट अस, ऐसा कुछ करके, या फिर आजकल एआई आ गया है, तो हर जगह यहाँ पर एक कोने में बना होता है व्हाट्सएप का आइकन, ठीक है? और उसके माध्यम से आप चैट कर सकते हो जो भी एआई है या फिर जो भी उनकी हेल्पलाइन है। तो ये क्या है, एक हाइपरलिंक है, ठीक है? जिसके माध्यम से आप क्लिक करके किसी उसी वेब पेज के अंदर ही किसी दूसरे वेब पेज को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है? तो हाइपरलिंक्स के माध्यम से ये अटैच होते हैं, और इन पे क्लिक करके हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है www। अब आती है वेबसाइट, ये मैंने बता ही दिया। कलेक्शन ऑफ क्या है ये, वेब पेजेस कनेक्टेड विद हाइपरलिंक एंड रिलेटेड कंटेंट आइडेंटिफाइड बाय कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन वेब ब्राउजर, ठीक है? वो सॉरी, वेब सर्वर। किसी एक सर्वर पर उसको पब्लिश करवाना पड़ता है, यानी कि कोई ना कोई डोमेन आपको खरीदना ही पड़ेगा। बिना डोमेन के कोई वेबसाइट बन ही नहीं सकती। डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन अलग अलग चीजें होती हैं, कि जैसे कि अभी जो इसका एप्लीकेशन का डोमेन है वो है क्रांतिपुंज.com, ठीक है? किसी किसी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा .nic होता है, किसी किसी में होता है .org, किसी किसी में .in, किसी में .nic.in, ठीक है? तो ये अलग अलग क्या है, ये डोमेन होते हैं। डोमेन का ऐसा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखने के लिए ये चीजें हो जाती हैं। कि जैसे .com है, तो .com का मतलब क्या होता है, ये कमर्शियल कोई वेबसाइट, ठीक है? यानी कि कमर्शियल पर्पज के लिए बनाई गई है, लार्ज ऑडियंस को। एनआईसी का मतलब क्या होता है, आसान वाले में बता देता हूँ आपको। ओआरजी का मतलब जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। .in का मतलब है कि ये इंडिया की वेबसाइट है। एनआईसी का मतलब क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट आपने देखी होंगी, तो वो .nic करके ही आती है। ऐसे ही ओपन कर लेते हो, डाटा लीक हो जाएगा। एनआईसी का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये ऊपर लिख देता हूं मैं, ये याद करने जरूरी है आपको। .nic, इसका मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये जब आपका आईसीटी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये एक पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा जिसमें सारी चीज लिखे होंगे, ठीक है? .org ये ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ठीक है? .com ये कमर्शियल है, आसान है, याद रख लेना। तो ये होगी वेबसाइट। अब आता है वेब पेज, ये भी कर लिया हमने। कि क्या है वेब पेज, जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन दी www। www के ऊपर ये एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट पहले से उस सर्वर में है। जब आप वो क्लिक करते हो, तो वही हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट www के माध्यम से ओपन होता है। A web server delivers web pages on the user to the user and displays them in a web browser। तो वही सारी घूम फिर के चीजें हैं, ठीक है? तो अलग अलग टाइप्स के इसमें कोड होते हैं। कुछ में लिखा होगा HTML, HTML की फुल फॉर्म मैंने बता दी। कुछ में लिखा होगा CSS, CSS ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? HTML बहुत बार पूछ चुका है, CSS अब पूछने स्टार्ट कर दिया है। कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स इसका मतलब होता है। और एक होता है जावा स्क्रिप्ट, JS लिखा होता है किसी न किसी वेब पेज पर, ठीक है? जब आप कभी भी किसी ब्राउजर का इस्तेमाल करें, तो ये तीनों टाइप के जो हैं कोड उसमें देख सकते हैं आप। किसी न किसी वेब पेज पर लिखा होगा लास्ट में .html, किसी में लिखा होगा .css, और किसी में लिखा होगा .js, ठीक है? तो ये वेब पेज था।
इसके बाद आता है यूआरएल। सबसे पहली चीज तो इसकी, अगर आप के में जो 99.9% चांस है आपसे पूछेगा इसकी फुल फॉर्म। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म, या और कुछ है ये? हाँ जी सौरभ। सर यूनिफॉर्म मतलब कलेक्ट करना एक जगह पर। ठीक है। अ, और किसने हैंड रेज किया था? कुछ और टीका टिप्पणी इसमें? केशव। यूनिफॉर्म हो सकता है एक समान, हाँ, एक समान। ठीक है। जैसा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम्म। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि समानता, कुछ भी अलग ना हो उसमें। रिसोर्स मतलब वो सोर्स। लोकेटर मतलब लोकेशन, तो मतलब चल गया कि उसकी लोकेशन, उसकी जगह, उसका स्थान कहाँ पर है, उस लोकेशन का पता करने वाला लोकेटर। तो यूआरएल क्या होता है? कोई भी तो एड्रेस होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, यूआरएल इज द एड्रेस ऑफ ए गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब। जैसे कि https://www.krantikunj.com इज ए यूआरएल। ये एक यूआरएल है, ये एक एड्रेस है। एंड इट हैज सेवरल पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स कौन से हो गए अब इसके? तो डॉट कॉम हो गया इसका डोमेन, क्रांतिकुंज.com हो गया इसका डोमेन नेम। ठीक है। ये क्या हो गया इसका? प्रोटोकॉल। तो ये अलग अलग पार्ट्स के माध्यम से एक पूरा यूआरएल जो है बनता है। ठीक है। जैसे कि आप एड्रेस लिखते हो, मान लिया 201, ठीक है, या फिर लगा लो C 201, कौन सा, सरिता विहार मान लिया। ठीक है। फिर नई दिल्ली, और लास्ट में फिर उसमें लिखते हो, मान लिया कोई भी एक पिन कोड। तो ये पूरा क्या है? एक एड्रेस है। अगर इसमें से मैं कुछ भी हटा दूं, मान लिया मैंने ये हटा दिया पिन कोड, तो अब इस एड्रेस पे जा सकते हो कभी? कभी नहीं जा सकते। ठीक है। या फिर सरिता विहार में चले गए हो और C 201, ये उसका एड्रेस, ये हटा दूं मैं, तो भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है। या फिर C 201 है, न्यू दिल्ली है, पिन कोड है, सरिता विहार को मैं हटा दूं, तब भी उस एड्रेस पर आप नहीं पहुंच सकते। यानी कि जितनी भी चीजें किसी एड्रेस में होनी चाहिए, अगर उसमें से एक भी चीज हम हटा देते हैं, तो उस एड्रेस पर हम नहीं पहुंच सकते, या फिर उस वेब पेज पर हम नहीं पहुंच सकते। अगर इसमें से कोई भी चीज अपना काम ना करे, या फिर कोई हटा दे इसको, तो वो वेबसाइट के ऊपर या फिर उस वेब पेज के ऊपर कभी भी हम एक्सेस नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये यूआरएल का काम होता है, एड्रेस होता है। HTTP। और अब जो आ गया है, पहले आता था HTTP, अब आ गया है लास्ट में एस और ऐड हो गया। तो इस एस की स्पेशली अब अलग से फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो देखते हैं हम HTTP क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल is a protocol that enables data transmission via the www request and response of web pages over the internet। ये किसके माध्यम से होता है? HTTP के माध्यम से। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अब एक चीज और ऐड हो गई है इसमें, एस। एस मतलब सिक्योरिटी इसकी और इंक्रीज कर दी गई है। एस का मतलब होता है सिक्योर। ये अलग से पूछ लेते हैं कि जो HTTPS है, उसमें एस का क्या मतलब है? सिक्योर। ठीक है। यानी कि सिक्योरिटी इसमें और इंक्रीज हो गई है, कि जो कि आजकल कोई भी हम वेब पेज या फिर वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आईडी पासवर्ड मांगते हैं। तो आईडी पासवर्ड को ये स्पेशली सिक्योर करता है, बचाता है हैकर्स से। मोर सिक्योर वर्जन है ये। यूजर नेम और पासवर्ड ये कोई सिक्योरिटी देता है। ठीक है। अब ये बता ही दिया वैसे तो मैंने कि डोमेन नेम क्या होगा इसमें। ए डोमेन नेम, often simply called a domain, is an easy to remember name that is associated with an physical IP address on the internet। कि जो एक आईपी एड्रेस अभी करवाऊंगा मैं आपको, कि डोमेन नेम बस सिंपली याद रखने के लिए,
ठीक है, कि जैसे कि अभी मैंने अपनी एप्लीकेशन का ही आपको बताया जो आप यूज करते हो, कि www.krantikunj.com। तो ये पूरा क्या है, इसका एक यूआरएल एड्रेस है। ठीक है, अब इसमें डोमेन नेम क्या बताया था मैंने? हाँ जी सौरभ। सर डॉट कॉम। डॉट कॉम क्या है इसका? डोमेन नेम। डोमेन नेम। ठीक है, और सर्वर नेम क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा www डॉट। ठीक है, यानी कि www डॉट के बाद कुछ कुछ यहाँ कुछ भी नाम लिख लो, लेकिन लास्ट में डॉट कॉम आना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका सर्वर नेम। आईपी एड्रेस क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी बना था आपका। क्या क्वेश्चन था वो, किसको याद है? So an IP address is the unique identify number assigned to every device connected to the internet। कि जो भी डिवाइस पहली बार इंटरनेट से कनेक्ट करती है तो उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो जनरेट हो जाता है, और उस सिस्टम का हमेशा के लिए वही रहेगा, चेंज नहीं होता है ये। जो एक बार कनेक्ट हो गया उसका आईपी एड्रेस जनरेट हो गया। एक आता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वन क्लाइंट टू वन सर्वर। कि जिसके माध्यम से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर सर्वर के ऊपर या फिर क्लाउड के अंदर डेटा अपना स्टोर कर लेते हो, ट्रांसफर कर देते हो। तो किसके माध्यम से हो पाता है? एफटीपी के माध्यम से। ठीक है, यानी कि एक रोल बुक है ये भी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, कि ऐसे ऐसे अगर क्लिक हो तो आपको ऐसे डाटा प्रोसेस करना है, यहाँ पर सेव करना है, इस फॉर्म में सेव करना है। तो ये सारे के सारे रूल बुक है। फिर है डोमेन एक्सटेंशन। Domain extension is the suffix that follows the domain name in a web address. The most widely used is .com। ठीक है, कि जैसे कि मैंने बताया था आपको फाइल फॉर्मेट्स में, कि जो लास्ट में होता है कि जैसे डॉट पीडीएफ, ये क्या है? फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो ऐसे ही जो डॉट कॉम है ये है डोमेन का एक्सटेंशन। और डोमेन कौन सा होगा? डोमेन नेम। डोमेन नेम हो जाएगा क्रांतिकुंज.com। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? डोमेन नेम। डॉट कॉम इसका क्या है? डोमेन एक्सटेंशन। तो ये कुछ चीजें थी इसमें, ये हमने देख ली। हिंदी में पढ़ लेना, ये आसान है चीजें। ठीक है, अब आता है हमारा आईपी एड्रेस। जो पेपर दे के आए हैं वो बताइए, आईपी एड्रेस से क्या क्वेश्चन आया था? अपना ही पेपर अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन बोल रहे हो। So an IP address, Internet Protocol address, is a unique numerical identifier assigned to each device connected to a network, allowing it to communicate with other devices over the internet। तो सिंपल भाषा में ये एक इंटरनेट का पता है। ठीक है, कि कौन सा इंसान कहाँ पर बैठा इंटरनेट का यूज कर रहा है, तो आईपी एड्रेस के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा आईपी एड्रेस कहाँ पर अभी लॉग इन हुआ है, कहाँ पर उस वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके दो वर्जन आते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था शायद IPv6 का, कि ये कितने बिट्स का होता है। देख लेंगे अपना क्वेश्चन वो। तो दो वर्जन इसके आते हैं। एक आता है IPv4। अभी अपने फोन में आप चेक भी कर सकते हैं। तो दो वर्जन ये शो करता है, जब आप इंटरनेट की सेटिंग में जाएंगे तो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए वो आपको ऑप्शन देता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6। अब डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि जो एक कंपोनेंट इसका होता है वो 8 बिट का होता है।
किसका? IPv4 का। तो 32 बिट इसका टोटल होता है। न्यूमरिक IP होता है। न्यूमरिक मतलब नंबर्स होंगे बस इसमें, कि जैसे आप इसमें एग्जांपल देख रहे हैं कि 192.168.1.1। तो ये बस नंबर्स लिखे हुए हैं 0 से 9 तक। बस न्यूमेरिकल इसमें डिजिट्स यूज किए गए हैं इस IP एड्रेस। ठीक है। फॉर ऑक्टेट, और उन 1981 में ये आया था। और सेपरेट होता है ये डॉट्स के माध्यम से, कि जहां पर भी आपको दिखेंगे बीच में डॉट्स ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। एक्सप्रेस्ड इन 4 डेसिमल नंबर्स, और ये 0 से 255 के बीच में होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आपको 255 से बड़ी संख्या नहीं दिखेगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब क्या डिफरेंस है IPv6 में? तो ये 128 बिट का होता है। इसमें अल्फाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं। इसमें आप देख भी रहे होंगे 2001, और सेपरेटेड बाय कॉलम्स। तो कॉलम्स इसमें बीच में आ गए हैं, डॉट्स नहीं है। फिर जीरो, अल्फाबेट्स आ गए। फिर नंबर आ गया, नंबर फिर अल्फाबेट। ठीक है, नंबर 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 अल्फाबेट। तो यानी कि अल्फाबेट और नंबर मिला के ये IPv6 का एड्रेस बनता है। 8 ऑक्टेट का ये होता है, यानी कि इसमें स्पीड और अच्छी आएगी। ठीक है, 1998 में ये डिप्लॉय किया गया है, यानी कि बनाया गया है। एक्सप्रेस्ड इन हेक्साडेसिमल। अब ये क्या है? ऑक्टा डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये जब हम नंबर सिस्टम करेंगे, ठीक है, एक ही क्लास में लूंगा इसकी। एक ही क्लास में सारे कन्वर्जन कई बार पूछ लेते हैं कि इस नंबर को आप अगर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ तो इसको ऑक्टा डेसिमल में कैसे लिखेंगे। ठीक है, बाइनरी में कैसे लिखेंगे इसको। तो वो हम कन्वर्जन करेंगे। अभी के लिए आप इसको बस याद कर लें। ठीक है, इसमें जो मेन है आपका, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, कई बार आपको दे देगा, एग्जाम्पल लिख देगा, कि मान लिया यही एग्जाम्पल लिख लिया, पूछ देगा आपसे कि कौन से टाइप का इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IPv4 है, 6 है, 5 है, 7 है। तो कौन से टाइप का है जिसमें डॉट्स आते हैं? IPv4 है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आपको याद करनी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन था आपका। लेकिन इसमें जो आपने बताया, एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ ए, तो सभी एक बार चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। केशव ने आपके लिए डाला है, PYQ है जून 2025 का। क्या है क्वेश्चन? एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन था इसमें 16 बिट इंटीजर, दूसरा था 32 बिट इंटीजर, तीसरा था 64 बिट इंटीजर, और फोर्थ था 96 बिट इंटीजर। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? हैंड रेज कीजिए जल्दी, क्लास लंबी हो गई है पहले ही। हाँ जी केशव। सर 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अगर यहाँ 128 लिखा होता, 32 ना लिखा होता, फिर आपका 128 हो जाता। और अगर 32 भी नहीं होता, 128 भी नहीं होता, फिर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में एक और चीज होती, नन। ठीक है, तो सिंपल ये चीजें हैं आपकी। तो ये था आज का आपका टॉपिक। अगर किसी भी टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो।